बांके बिहारी लाल की, बरसाने वाली की। माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए मंचासी डॉक्टर बीपी सिंह जी, डॉक्टर नीके तोमर जी, डॉक्टर जग्गी लाल जी, विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षक और प्यारे छात्रों, अगले 20 मिनट तक आपको वार्ता नहीं करनी है। आज एक ऐसा विषय विज्ञान जिस पर आज हमको चर्चा करनी है और समझना है कि विज्ञान का महत्व क्या है। एक पुराना गाना है, देता ना दशमलव भारत। तो भारत ने दुनिया को दशमलव दिया, 0 दिया और सारे नंबर्स दिए। और भारत से गणित सीखने के लिए अरब कंट्रीज के लोग आते थे, इसलिए अभी भी अरबी भाषा में नंबर्स को हिंदसा कहा जाता है। आज जब हम सारी पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, पर ऐसा पढ़ाया जाता है। वो पढ़ाएं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब ये पढ़ाया जाता है तो कुछ भुलाया जाता है। ये ऐसा ही है कि कुछ बताया जाता है, कुछ छुपाया जाता है। हम ज्ञान विज्ञान में दुनिया में नंबर 1 थे, और जितने ये फादर दुनिया में बने हुए हैं, इनके फादर्स के फादर्स के फादर्स के फादर को भारत ने ही पढ़ाया था, और इसलिए भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। दुनिया में किसी भी देश को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त नहीं है, और दुनिया में सबसे पुराने और सबसे बड़े विश्वविद्यालय भारत में थे, चाहे तक्षशिला था, चाहे विक्रमशिला था, चाहे नालंदा था। और इसका प्रमाण ये है और इसका परिणाम ये है कि हम जब ये ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ था, 0 अगर हम से शुरुआत करें, उस दिन हम दुनिया को 32% एक्सपोर्ट करते थे। दुनिया में जितना भी व्यापार होता था उसका 32% भारत में होता था। अगर ये मूवमेंट होता रहेगा तो शायद फोकस नहीं हो पाएगा। और किसी को आगे पीछे बैठाना हो तो बैठ जाए। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो दुनिया में भारत का हिस्सेदारी 32%, और 1000 ईस्वी में भारत की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 26% थी, और 1757 तक, प्लासी के युद्ध तक, भारत की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 24% थी, और चाइना की हमसे ऊपर बढ़कर 25% हो गई। और आज विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.25% है। तो हमने तरक्की की है या अवनति की है? और इस अवनति का कारण सिर्फ इतना है कि हमारी जो साइंटिफिक अप्रोच थी, हमारे यहाँ जो इनोवेशंस होने चाहिए थे वो इनोवेशंस नहीं हुए। 1757 तक हम दुनिया के सिरमौर थे,
1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत जिस दिन गुलाम हुआ अंग्रेजों का, उस दिन भारत से कपड़ा, भारत से कॉटन, लोहा, नील, ये सब एक्सपोर्ट होने लगे। और जो सबसे पहली क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति, जो 1757 में भारत गुलाम हुआ, और उसके 7 साल बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई है दुनिया में, क्योंकि यहां से कॉटन जाता था, यहां से कोयला जाता था, यहां से लोहा जाता था। और 1764 के बाद उनको समझ आई है और उनका डेवलपमेंट हुआ, वो हमसे आगे निकल गए। कारण क्या था? कारण थी साइंस, जिसके लिए आज हमारे इनोवेशंस। और पहला इनोवेशन क्या था कि हम चरखे से कपड़ा बनाते थे और उन्होंने खड्डियां लगाना शुरू की, पहला इनोवेशन। और वो कपड़े बनाने के पहले इनोवेशंस हुए, सबसे जो पहले 3 इनोवेशंस हुए कपड़े में हुए हैं। और बाद में इंजन का आविष्कार हुआ है खड्डियों के लिए। और मैं महात्मा गांधी की बड़ी इज्जत करता हूं, उनको प्रातः समझता हूं, लेकिन पता नहीं किस साजिश के तहत यहां पर चरखा चलवा दिया जाता रहा। काश गांधी जी एक बार कह देते कि भारत, तुमको इंडस्ट्री की जरूरत है, कपड़े को चरखे से मत बनाओ, कपड़े को मिलों में बनाओ, तो भारत का साइंटिफिक अप्रोच बढ़ जाता। भारत में ज्यादा साइंटिस्ट पैदा हो सकते थे, लेकिन भारत में साइंटिस्ट पैदा होने, जिस भारत में दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, साइकोलॉजी में पतंजलि है, सर्जरी में सुश्रुत है, बाकी देखो हमारा जो है हम 4 हिस्सों में बटे हुए होते हैं: शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। हमारे 4 हिस्से होते हैं। भारत में जो इनोवेशंस होने चाहिए थे, हुए थे, वो शरीर के लिए हुए, मन के लिए हुए, बुद्धि के लिए हुए, और सबसे ज्यादा इनोवेशंस आत्मा के लिए हुए। लेकिन ये बीच के गुलामी के कालखंड में हमारे इनोवेशंस होना बंद हो गए। और सबसे पहली गलती किससे हुई? सबसे पहली गलती हुई पौरुष से, कि जब सिकंदर आया था हम पर चढ़ाई करने, तो हाथी को ऊंट लेकर आया था और हाथियों से लड़े थे। जब बाबर हमसे लड़ा था पानीपत में, तो वो तमंचे लेकर आया था, तोपे लेकर आया था, और तलवारों से, भालों से लड़े थे। ये जो हमारी साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, और हम साइंस में युद्धों में पिछड़े थे, इसलिए हम पिछड़ते चले गए। आज भी अगर भारत का और चीन का युद्ध हो जाए, तो युद्ध किससे लड़ा जाएगा? हथियारों से लड़ा जाएगा। हथियारों की डिस्कवरीज, इनोवेशंस और साइंस जो है, वो जो देश के पास सबसे ज्यादा होगी, अमेरिका तो केवल 4% लोग हैं दुनिया में, लेकिन सबसे ताकतवर हैं अमेरिकन, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, IPR है। भारत में जो साइंटिफिक अप्रोच पैदा होनी चाहिए थी, वो मर गई, क्योंकि हम गुलाम होते चले। और कभी कभी मजाक में कहते हैं, और भारत की व्यवस्था कुछ ऐसी चली होती है। अगर आइंस्टीन भारत में पैदा होता, तो वो भारत को छोड़कर हिमालय पे भाग जाता। और न्यूटन अगर भारत में पैदा होता, जैसे एप्पल गिरता, तो सबसे पहले खाने के लिए दौड़ता। न्यूटन की तरह एप्पल को गिरने के बाद वो ये नहीं सोचता, अगर भारत में पैदा होता, कि ये एप्पल जमीन पे ही क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं गिरा। यहां तो अगर न्यूटन भारत का होता, तो ये सोचता कि भगवान ने मेरे लिए एप्पल गिरा दिया, मुझे इसे खाना।
और कोई आ रहा? भारत की अवनति के बहुत कारण है और एक ये भी है। तो भारत चूंकि अपनी 2000 साल पहले तक तो ठीक था, साइंस में ठीक था। आपने महाभारत के युद्ध देखा होगा, रामायण के युद्ध देखा होगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे और हमसे आगे आज तक कोई निकल भी नहीं सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम गुलाम बनते चले गए। हमारी गुलामी का कारण यह था कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व नहीं दिया था। और आगे भी कुछ भी हो सकता है भारत के साथ अगर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व नहीं दिया। हर एक समाज की अपनी व्यवस्था होती है। मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं कि मधुमक्खियों में जो लेबर है वो बाल्टी लेके भी जा सकती है शहद इकट्ठा करने। उसमें जो डंक मारने वाले जो सैनिक हैं वो चाकू लेके भी जा सकते हैं, पेचकस लेके भी जा सकते हैं। लेकिन ये सोचना ही बंद हुआ है। और भारत के साथ में एक गलत बात और ये हुई है कि जब तक हम स्किल्ड थे तब हमसे कहा कि पढ़ो, और आज जब हम पढ़े लिख के तैयार हो गए हैं भारत का युवा, तो अब हमसे कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट। हम स्किल्ड थे इसलिए हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था, और हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हमारा एक्सपोर्ट आज कम है। और दुनिया जब बेचती है तो दुनिया ताकतवर बनती है। आज चाइना की जो इकोनॉमी से 16 ट्रिलियन डॉलर की हुई है तो इसलिए हुई है कि चाइना का एक्सपोर्ट ज्यादा है। अमेरिका की जो आज 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है तो इस कारण है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अमेरिका आ गए। और अगर पिछले 8-10 साल से प्रयास नहीं होते तो हमारी इकोनॉमी केवल 1 ट्रिलियन डॉलर पर अटकी पड़ी रहती। आज 3.24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुई है। तो इस कारण हुई है कि पिछले दिनों में स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। तो भारत को ताकतवर बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो भारत के अंदर साइंटिफिक अप्रोच पैदा करनी होगी। और अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? अप्रोच में प्रॉब्लम यही है कि हम जो कुछ भी हम भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। हमने आत्मा के तो आविष्कार बहुत किए कि हम मर जाएंगे तो पुनर्जन्म के बाद उसमें ये करें स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। लेकिन जीते जी शरीर को जिन चीजों की आवश्यकता थी हमने वो डेवलप नहीं किए। जिंदगी को शरीर को आवश्यकता थी स्पीड की, तो स्पीड में हमने रेल हमने नहीं बनाई, हवाई जहाज हमने नहीं बनाई, कार हमने नहीं बनाई। और आज भी तुम्हारे हाथों में जो मोबाइल है ये तो भारत में बनता ही नहीं है। भारत में कार भी नहीं बनती है। और तो छोड़ो, जिन नेल कटर से आप नाखून काटते हो वो भारत में नहीं बनता। और जो ये दुकानों से सिली सिलाई शर्ट खरीदते हैं उसमें से 95% भारत में सिली नहीं जाती। हम भारत माता की जय बोलते रहेंगे, वंदे मातरम बोलते रहेंगे, लेकिन भारत गड्ढे में तब तक जाता रहेगा जब तक हम बांग्लादेश से सिली हुई शर्ट खरीदते रहेंगे, जब तक हम कोरिया से नेल कटर खरीदते रहेंगे, जब तक हम जर्मनी से कार्स खरीदते रहेंगे, जब तक हम साउथ कोरिया से सैमसंग खरीदते रहेंगे, जब तक हम अमेरिका से एप्पल खरीदते रहेंगे। इसलिए जितनी भी शरीर को, मन को, बुद्धि को जितनी जरूरतें हैं वो भारत में ही फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, भारत में प्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना पड़ेगा। आज भारत की जीडीपी आप पढ़ो तो देखोगे कि केवल 23% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, 17% एग्रीकल्चर है, बाकी सर्विस सेक्टर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने लेबर क्लास पैदा किया देश में, हमने मैन्युफैक्चरिंग क्लास पैदा नहीं की इस देश में। तो भारत का मैन्युफैक्चरिंग तभी बढ़ेगा जब भारत में नए नए इनोवेशंस होंगे। इनोवेशंस का भारत में एक एनवायरनमेंट नहीं है। हमने पढ़े लिखे तो तैयार किए हैं। आज भारत में 1113 यूनिवर्सिटीज हैं। आज भारत में 54,000 कॉलेजेस हैं। आज भारत में 1,15,000 इंटर कॉलेजेस हैं। उसके बावजूद भी
4 लाख बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जाते हैं, और 4 लाख बच्चे विदेश में जो पैसा खर्च करते हैं वो भारत सरकार जो पूरे भारत में एजुकेशन में जो 6% खर्च करता है अपने बजट का, उससे ज्यादा है। तो भारत की आज की सरकार सोच रही है कि 4 लाख बच्चे जो विदेश में पढ़ने जाते हैं उनके लिए जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं उनको भारत में ही लाया जाए, और 4 लाख के 4 लाख बच्चे जो हर साल जाते हैं, आज हमारे 16 लाख बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, तो उनको भारत में जब पढ़ाया जाएगा वो यूनिवर्सिटीज ही हम उठा के लाने की सोचते हैं। लेकिन उससे होगा क्या? एनवायरमेंट ही जब साइंटिफिक नहीं है तो उससे क्या होगा? भारत का जो एनवायरमेंट है वो भारत का एनवायरमेंट भारत के बच्चों को भारत में रोकने के लिए मजबूर नहीं करता। इसलिए 2021 में 1,43,370 लोगों ने अपने पासपोर्ट सरेंडर किए भारत सरकार को। 20 में 85,000 लोगों ने अपने पासपोर्ट सरेंडर किए भारत सरकार को। 19 में 1,33,000 लोगों ने अपने पासपोर्ट सरेंडर किए भारत सरकार को, और पिछले 8 सालों में 9 लाख लोग भारत छोड़ चुके हैं। और अब जब डेटा आएगा 2022 का तो आप देखोगे एक साल में 365 दिन होते हैं, और हर दिन 365 लोग भारत का पासपोर्ट सरेंडर करते हैं। क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत का भविष्य क्या होगा? पिछले दिनों में जो कुछ आविष्कार हुए हैं तो हम इसरो में आगे गए हैं। हमने डिफेंस का हम एक नट बोल्ट भी नहीं बनाते थे, आज हम डिफेंस के टैंक्स बनाने लगे हैं, कुछ मिसाइल्स बनाने लगे हैं। आज भारत में कुछ कुछ बनना शुरू हुआ है। तो भारत के जो बच्चे हैं जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, उनको केवल रमन जी का को याद कर लेने से या बाकी साइंटिस्ट को याद कर लेने से तो कुछ नहीं होगा। सुबह जब हम जगते हैं और शाम हम जब सोते हैं तब तक पूरे दिन हमारी अप्रोच साइंटिफिक थी या भगवान भरोसे थी, हारे के हरिनाम की थी। उस अप्रोच को बदलना होगा। केवल नाम याद करने से कुछ नहीं होगा, ये रमन थे, ये साइंटिस्ट थे, नहीं। हमको हमारे अंदर रमन पैदा करने होंगे, और नहीं तो जो हमारे यहां पर जिनमें रमन डेवलप होने की, विकसित होने की संभावना होगी, वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देगा। IITs अगर नहीं बनती तो सोचो इस देश का भविष्य क्या होता। और IIT जो बनी भी तो IITs में पढ़ने वाले लोग किस किस देश में गए, जिसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। और ब्रेन ड्रेन के बाद में इसको एक नया मैं वर्ड कॉइन करता हूं, लेबर ड्रेन। लेबर हम एक्सपोर्ट करते हैं। आज अखबारों में और सब में ये कहा जाता है कि भारत सबसे ज्यादा जवान देश है, भारत में 38 करोड़ जवानी है। लेकिन ये 38 करोड़ जवानी, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे खेत का पानी खेत में, गांव की जवानी गांव में। और कई महापुरुष कहते थे कि देश की जवानी देश में रुके। लेकिन देश की जवानी देश में कैसे रुकेगी अगर उनके पास लैब्स नहीं होंगे, यूनिवर्सिटीज में और इंडस्ट्री में आपस में कोलैबोरेशंस नहीं होंगे। इंडस्ट्रीज को जो लोग चाहिए वो यूनिवर्सिटीज में पैदा नहीं होते, और यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते हैं वो इंडस्ट्रीज के किसी काम के नहीं। एक मजाक में एक हमारे सर है वो कहते हैं कि एक बाप आया कि अब किसी के पास कि मेरे लड़के को चिपका दो। तो तेरे लड़के ने क्या किया है? कि मेरे लड़के ने एमए किया है। कि उसको आता क्या है? कि एमए किया है। कि मैं ये पूछ रहा हूं कि उसने एमए किया है, उसको आता क्या है? एमए किया है ना साहब, डिग्री है ना उसके पास। विश्वविद्यालयों ने जिनको गोल्ड मेडल दिए हैं, विश्वविद्यालय जिंदगी और इंडस्ट्रीज उनको मिट्टी के मेडल भी नहीं दे रही।
ये गैप है विश्वविद्यालय और इंडस्ट्रीज में। इसलिए भारत के बच्चों को, आप जो सब बैठे हो और आपके सारे पीयर ग्रुप्स होंगे जिन व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चैट करते हो, उसमें इस बात को फैलाना होगा कि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, जिसको मोदी जी अमृतकाल कह रहे हैं, अगर भारत को स्वावलंबी भारत बनाना है तो नए इनोवेशंस करने के लिए सबसे पहले हमें अपना मन बदलना पड़ेगा, अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी और उसके लिए भारत में एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। केवल भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। भारत माता की जय सुनना और बोलना तभी सार्थक होगा जब हमारी लैब अच्छी होगी। साउथ कोरिया के 10th क्लास के बच्चे सैमसंग फोन बना देते, हमारे से खुलवा के बंद करवा लो। तो अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है और समझना है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी आप लोग जो देश के लिए कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम हमारे जीवन में जिन चीजों का उपयोग करते हैं वो लोकल है। हमें हर चीज में क्वालिटी चाहिए, हमें हर चीज में ब्रांड चाहिए। वो कहां है? वो यहां तो है नहीं। जिस कंपनीज का मुनाफा ज्यादा होगा वो अच्छे ब्रांड के तैयार कर पाएंगे और अच्छी कंपनी हम तैयार नहीं कर पा रहे। हम इस बात पर तो गर्व कर रहे हैं कि उसका सीईओ ये इंडियन हो गया, उसका सीईओ वो इंडियन हो गया, उसका सीईओ वो इंडियन हो गया। टॉप की 100 कंपनी में से 60 कंपनीज के सीईओ इंडियंस हो गए। लेकिन मैं उन सारे के सारे सीईओ से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बुद्धिमान हैं, आप इस लायक हैं कि आप सीईओ बन सकते हैं, तो आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं जिससे भारत के बच्चों को रोजगार मिले।